नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं आज वाक्य विचार। क्लास नंबर आज हमारी है 18। संपूर्ण हिंदी व्याकरण की ये 18वीं क्लास है। 17 क्लास हमने पहले पढ़ ली, जिसमें हमने वर्ण विचार पूरा पढ़ लिया और शब्द विचार पढ़ लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य विचार। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा वाक्य। अब वाक्य किसे कहते हैं? तो दोस्तों, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, वाक्य कहलाता है। कहने का मतलब यानी शब्दों का जो सार्थक समूह है वो शब्द कहलाता है, और जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तब एक वाक्य बनता है। जैसे कि देखिए, कृष्णा बांसुरी बजाता है, ये एक वाक्य बन गया। कृष्ण बांसुरी बजाता है, एक वाक्य है। राधा गाना गाती है, ये क्या है? एक वाक्य है। इसी प्रकार से विशेष तौर पे एक बात देखिए दोस्तों कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है वाक्य। किस आधार पर? भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य। वाक्य के अंग है दो। कितने हैं वाक्य के अंग? दो। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। यानी वाक्य के कितने अंग हुए? 2 अंग हुए, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य किसे कहते हैं? यानी कि जिसके द्वारा कुछ कहा गया है, यानी जिसने कुछ कहा है या किया जाता है जिसके द्वारा, उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात कर्ता का विस्तारक उद्देश्य कहलाता है। यानी एक वाक्य है जिसके अंदर जो कर्ता है वो उद्देश्य है, या फिर कर्ता का विस्तारक कौन है वो क्या है? उद्देश्य। जैसे कि देखिए दोस्तों, अमन पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य के अंदर अमन जो है वो क्या है? वो है उद्देश्य। अमन है उद्देश्य। क्यों? क्योंकि अमन करता है तो ये उद्देश्य हो गया इसमें। इसी प्रकार से कृष्ण ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर कृष्ण जो है ये उद्देश्य है। यानी उद्देश्य कर्ता को कहते हैं। किसको कहते हैं? कर्ता, या फिर कर्ता का विस्तारक होता है, वो उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए, नंबर 2 विधेय। वाक्य का दूसरा अंग जो है वो है विधेय। यानी कि कर्ता और कर्ता के विस्तारक के द्वारा जो कुछ कहा या किया जाता है उसे विधेय कहते हैं। अर्थात क्रिया का विस्तारक, कर्म का विस्तारक, पूरक का विस्तारक, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते विधेय कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, कृष्ण बांसुरी बजाता है। अब वाक्य तो वही है, लेकिन इसमें क्या है? कृष्ण बांसुरी बजाता है, तो कृष्ण तो हो गया उद्देश्य, ये कर्ता की जगह है, ये कृष्ण है उद्देश्य। फिर बांसुरी बजाता है, ये क्या है? तो ये है विधेय। ये क्या है? विधेय। कृष्ण बांसुरी बजाता है, कृष्ण उद्देश्य है और बांसुरी बजाना क्या है? विधेय। अगला उदाहरण है मेरा भाई कौन? राम धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये जो मेरा भाई है ये क्या है? ये कर्ता का विस्तारक हो गया। क्या है? कर्ता का विस्तारक है। ये कर्ता का विस्तारक है। ठीक है दोस्तों, कर्ता का विस्तारक। इसी प्रकार से राम। अब राम जो है वो क्या है? वो राम करता है। क्या है? राम करता। धार्मिक क्या है? तो धार्मिक है कर्म का विस्तारक। कर्म का विस्तारक। ठीक है। पुस्तकें कर्म है। पुस्तकें क्या है? कर्म। फिर बहुत, तो बहुत जो है वो क्रिया का विस्तारक है। किसका विस्तारक है? क्रिया का विस्तारक।
क्रिया का विस्तारक है। और पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ना है क्रिया। तो देखिए दोस्तों, वाक्य था एक, मेरा भाई राम धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। तो इसमें जो मेरा भाई है वो कर्ता का विस्तारक हो गया। अब कर्ता कौन है? या राम, क्योंकि राम कह रहा है ना कि मेरा भाई धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है, यानी मेरा भाई राम, यानी यहाँ राम कर्ता है, मेरा भाई जो कर्ता का विस्तारक है, धार्मिक कर्म का विस्तारक हो गया, पुस्तकें कर्म है, और बहुत क्रिया का विस्तारक है, और पढ़ना क्रिया है। इसी प्रकार से दोस्तों एक और उदाहरण है, आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। अब आगरा का क्या है? तो यह है कर्ता का विस्तारक। क्या है? कर्ता का विस्तारक। कर्ता का विस्तारक। ताजमहल क्या है? ताजमहल है कर्ता। ताजमहल है कर्ता। दर्शनीय, दर्शनीय है पूरक का विस्तारक। किसका? पूरक का विस्तारक। और स्थल जो है वो है पूरक। क्या है? पूरक। तो दोस्तों वाक्य था, आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। ये हो गया कर्ता का विस्तारक आगरा का। ताजमहल हो गया कर्ता, दर्शनीय हो गया पूरक का विस्तारक, और स्थल हो गया पूरक। इसी प्रकार से देखिए, अब आगे है वाक्य के भेद। तो वाक्य के कितने भेद हैं? वाक्य के हैं दो भेद। भेद कितने? दो। अंग पढ़े थे दो हमने, एक उद्देश्य एक विधेय। उसी प्रकार से भेद है दो। एक तो है प्रयोग या रचना के आधार पर, और दूसरा है अर्थ के आधार पर। कितने भेद हुए वाक्य के? दो। प्रयोग या रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में, प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो फिर आपको बताना है 3 भेद है, जिसमें एक सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 मिश्र वाक्य। ये जो वाक्य है सरल, संयुक्त और मिश्र, ये प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। उसी प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। जिसमें नंबर 1 विधानार्थक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 इच्छार्थक वाक्य, नंबर 5 आज्ञार्थक वाक्य, नंबर 6 संकेतवाचक वाक्य, नंबर 7 संदेहार्थक वाक्य, और नंबर 8 विस्मयवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर 8 भेद हो गए, और प्रयोग या रचना के आधार पर 3 भेद हो गए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अब आगे देखिए, हम पहला पढ़ेंगे इसमें प्रयोग या रचना के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्य हमने बताया, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब इस क्लास के अंदर हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य वाले टॉपिकों को पूरा करेंगे। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं, सरल वाक्य। अब सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य, उद्देश्य कितने? एक, और एक ही विधेय हो, यानी एक तो उद्देश्य हो और एक विधेय हो, पूरा वाक्य एक ही प्रवाह में आसानी से बोल दिया जाए, सरल वाक्य कहलाता है। यानी ऐसा वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, तो वो क्या है? सरल वाक्य। जैसे कि उदाहरण देखिए आप, अमित फुटबॉल खेलता है, मोनिका गाना गाती है। अब अमित फुटबॉल खेलता है, यहाँ पे अमित जो शब्द है वो क्या है? उद्देश्य। वो क्या है? उद्देश्य। उसी प्रकार से फुटबॉल खेलना, यह है विधेय। ये क्या है? विधेय। इसी प्रकार से मोनिका जो है उद्देश्य है। ठीक है, और गाती है क्या है? विधेय। विधेय। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे और उदाहरण दिया हुआ है, हवा का तीव्र झोंका, हवा का तीव्र झोंका सब कुछ उड़ा ले गया। अब हवा का तीव्र झोंका सब कुछ उड़ा ले गया, तो ये हवा का तीव्र झोंका तो है उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य। और सब कुछ उड़ा ले गया है विधेय।
विदेय। ठीक है। इसी प्रकार से मोहन और सोहन क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मोहन और सोहन उद्देश्य है, मोहन और सोहन क्या है, उद्देश्य। क्रिकेट खेल रहे हैं, यह है विधेय। क्या है, विधेय। इसी प्रकार से एक उदाहरण है, राम श्याम और देव क्या कर रहे, गाना गा और सुना रहे हैं। तो ये राम श्याम और देव तो है उद्देश्य। ठीक है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं, गाना को सुन रहे हैं, गाना को गा रहे हैं और गाना को सुना रहे हैं। तो ये हो गया विधेय। इसी प्रकार से आगे देखिए, संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी संयोजक से जुड़े हुए हो और किसी पर आश्रित नहीं हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे कि देखिए, मोहन पत्र लिखता है और मोहिनी अखबार पढ़ती है। ये दो स्वतंत्र वाक्य है और संयोजक शब्द और से जुड़े हुए हैं। देखो, ये एक स्वतंत्र वाक्य है। क्या है, स्वतंत्र उपवाक्य। ठीक है दोस्तों, ये है स्वतंत्र उपवाक्य और ये भी है एक स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य। और ये है संयोजक। क्या है, संयोजक। यानी ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य एक संयोजक से जुड़े हुए हैं, तो ये संयुक्त वाक्य है। कहने का मतलब कि जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य जो होते हैं वो एक संयोजक से जुड़े हुए हो, वाक्य दोनों स्वतंत्र है, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है, रजनी बीमार है। ये एक स्वतंत्र वाक्य है, इसलिए वह विद्यालय नहीं गई। अब ये भी एक स्वतंत्र उपवाक्य है। ये कैसा है, एक स्वतंत्र उपवाक्य है। रजनी बीमार एक स्वतंत्र उपवाक्य है, वह विद्यालय नहीं गई भी एक स्वतंत्र उपवाक्य है। ठीक है, ये भी एक स्वतंत्र उपवाक्य है। और ये जो इसलिए शब्द जो है ये है संयोजक। ये है संयोजक जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी प्रकार से अब तीसरा जो है वो है मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य यानी कि जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि देखिए, हवा का तीव्र झोंका ऐसा आया, हवा का तीव्र झोंका ऐसा आया कि सब कुछ उड़ा ले गया। अब यहाँ पे देखिए, ये ऐसा आया। ठीक है, हवा का तीव्र झोंका ऐसा आया कि सब कुछ उड़ा ले गया। परिभाषा क्या है इसकी, कि जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, ये रहा प्रधान उपवाक्य हवा का तीव्र झोंका, ये कैसा उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य। ठीक है, फिर एक या एक से आश्रित उपवाक्य हो और ये इसके ऊपर आश्रित उपवाक्य है। ये कौन सा उपवाक्य है, आश्रित आश्रित उपवाक्य। ठीक है, यानी कि हवा का तीव्र झोंका ये प्रधान उपवाक्य हो गया। ऐसा आया कि सब कुछ उड़ा ले गया, आश्रित उपवाक्य। यानी ये जो सब कुछ उड़ा ले गया इसके ऊपर आश्रित है, हवा का तीव्र झोंका के ऊपर आश्रित है, सब कुछ उड़ा ले गया। तो ये हो गया मिश्रित वाक्य। इसी प्रकार से एक उदाहरण है, जैसे ही मोहन विद्यालय पहुंचा वैसे ही घंटी बज गई। तो जैसे ही मोहन विद्यालय पहुंचा क्या है, यह एक प्रधान उपवाक्य है। कैसा वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। वैसे ही घंटी बज गई, तो यह हो गया एक आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। यानी मोहन विद्यालय पहुंचा वैसे ही घंटी बज गई। तो मोहन विद्यालय पहुंचा ये प्रधान उपवाक्य और इसके ऊपर आश्रित है, वैसे ही घंटी बज गई, ये इस वाक्य के ऊपर आश्रित है। इसी प्रकार से एक उदाहरण है,
कोई आपकी मदद करे, कोई आपकी मदद करे या ना करे, मैं करूँगा। तो यहाँ आप देखिए, कोई आपकी मदद करे या ना करे, ये हो गया एक प्रधान उपवाक्य, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। मैं करूँगा हो गया आश्रित उपवाक्य, ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य। यानी कोई आपकी मदद करे या ना करे, ये प्रधान उपवाक्य है, लेकिन मैं करूँगा ये हो गया आश्रित उपवाक्य, क्योंकि मैं करूँगा वाक्य जो है कोई आपकी मदद करे या ना करे के ऊपर आश्रित है पूरी तरह से। इसी प्रकार से एक उदाहरण है, मोदी जी ने देशवासियों से कहा कि घर में ही रहे, अन्यथा कोरोना और अधिक फैल जाएगा। अब इसमें देखिए, मोदी जी ने देशवासियों से कहा, यह है प्रधान उपवाक्य। कैसा उपवाक्य? प्रधान उपवाक्य, ठीक है। और घर में ही रहे, अन्यथा, यह है एक आश्रित उपवाक्य। कैसा है? आश्रित उपवाक्य। अन्यथा कोरोना और फैल जाएगा, ये भी आश्रित उपवाक्य है। तो इसमें कितने आश्रित उपवाक्य हो गए? देखो, एक तो मोदी जी ने देशवासियों से कहा कि घर में ही रहे, अन्यथा कोरोना और अधिक फैल जाएगा। तो मोदी जी ने देशवासियों से कहा, प्रधान वाक्य हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। घर में ही रहे, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। अन्यथा कोरोना और अधिक फैल जाएगा, ये दूसरा आश्रित उपवाक्य हो गया। तो उस आश्रित उपवाक्य 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी क्लास पूरी हो गई। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।